हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। लाइफ कैसे चल रही कमेंट्स में लिख के बताओ। मेरे तो पता नहीं 2-3 दिन से गर्दन में दर्द हो रहा है। चलिए एपिसोड नंबर 362 और हमें इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे मुझे लगता है आपको पिछला एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। लास्ट में जियान और यूरोस कारवां के साथ वेस्ट टेम्पल में एंटर कर जाते हैं। अब आगे की स्टोरी लीसो टेरिटरी का वेस्ट टेम्पल, जिसमें चारों टेम्पल मास्टर्स में से एक टेम्पल मास्टर फेंग हाओ रहता था। ऑफ कोर्स अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के अंदर, जिससे हमारी पहली मुलाकात हो चुकी है। ये बिजलियों से भरा सिल्वरी पैलेस उसके लिए स्पेशली बनाया गया था। इसके बीचों बीच होता है एक ऊंचा सा थ्रोन और इस पे वो पूरी अथॉरिटी के साथ बैठा होता है। इसकी बॉडी काफी रोबस्ट और मस्कुलर थी, जिनमें पावरफुल थंडर्स एनर्जी फ्लो कर रही होती है और इसकी पीठ पे होती एक बड़ी सी थंडर है। खैर डिटेल्स तो बहुत थी, बस इतना समझना जरूरी कि फेंग हाओ एक मिड स्टेज एक्स्ट्रा दोशियान था। इसके लेफ्ट और राइट पर्सनल गार्ड्स होते हैं लेंगी और जेमो, दोनों 7 स्टार दोशियान के परफेक्शन पे। इनमें से एक आगे बढ़ के बोलता है पैलेस मास्टर, हालात अब पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। आपको बाकी की 3 पैलेस मास्टर से मिलके उस लाइट डीमन को खत्म कर देना चाहिए। अगर वो लाइट डीमन और सोल्जर साथ में मिल जाते हैं तो ये हमारी लीसो टेरिटरी को बर्बाद कर सकते हैं। अभी फेंग हाओ को चेहरा एकदम थकान से भरा हुआ था। उसे रुला के बोलता है, नहीं, ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। लेंगी चौंक के पूछता है, पैलेस मास्टर, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं तो फिर? फेंग हाओ उसकी बात काट के बोलता है, तुम जानते हो उस लाइट डीमन और सोल्जर डोमेन की हाउनियर ने अपने सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स क्यों नहीं भेजे? अभी तक बस एक्स्ट्रा दोशियान नहीं क्यों फाइट कर रहे हैं? तभी लगता है जीवो को समझ में आता है। वो कहता है, क्या वो शायद? फेंग हाओ नोट करके बोलता है, सही सोचा, ये सब लॉर्ड लीसो से डरते हैं। डीमन रियल्म और बुद्धा रियल्म के साथ साथ हमारी जो पुरानी अलायंस है इसके बारे में सबको पता है और इस अलायंस को कोई हल्के में नहीं ले सकता। थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद लेंगी पूछता है, लेकिन लॉर्ड ली है कहाँ पे? आधा साल हो गया, उन्हें अभी तक देखा नहीं गया। अभी पूरी कमांड को अंकल बुलाओ संभाल रहे हैं। फेंग हाओ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, शायद वो किसी खास जगह पर रिट्रीट के लिए गए हैं उस टेरिफाइंग रेल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। अगर उनका एडवांस में सफल रहता है तो फिर? इतना बोल के फेंग हाओ की आंखों में भी थोड़ी सी ईर्ष्या दिखाई देती है, लेकिन वो उसे जल्दी से ढक भी लेता है। वो फिर से लीन बैक करके बोलता है, ठीक है, तुम दोनों जाओ, हालात खराब है, हमें नॉर्थ टेम्पल के साथ मिलकर काम करते रहना होगा। दोनों सर झुका के यहाँ से गायब हो जाते हैं। फाइनली फेंग हाओ हॉल के खाली जगह पे देखता है। वो कहता है, हेड ऑफ लीसोल गार्ड, अब तुम्हारी बारी है। अगले पल वर्ल्ड में हलचल हुई थी। फिर होता है एक ब्लैक आर्मर गार्ड, ये था हुआ शाओ, लीसोल गार्ड आर्मी का सबसे एलीट कमांडर। इसकी पावर खुद फेंग हाओ के बराबर थी और उसके आर्मर पे वो एंशिएंट सिंबल बता रहे थे कि इसका कवच बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सिंबल्स बार बार ग्लो कर रहे होते हैं। वो हुआ शाओ अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, फेंग हाओ, तुमने इस बार जो मेहनत की है उसे सर्विस में जरूर गिना जाएगा। जब मास्टर ब्रेक थ्रू करेंगे तो मैं तुम्हारे नाम को मेंशन करना भूलूंगा नहीं। फेंग हाओ हाथ वेव करके बोलते है, सारा सामान पहुंच चुका है, ये आखिरी बार है, अब सब कुछ लॉर्ड लीसोल के हाथ में है। वो सफल होते हैं या फिर असफल, हमारा पूरा डोमेन उनके ऊपर निर्भर कर रहा है। वो थोड़ी देर बाद हंस के बोलता है, वैसे लॉर्ड लीसोल भी कम नहीं है। आखिरकार पूरी लीसो टेरिटरी को दाव पे लगाने जैसा हौसला, अंग्रेजी में बोले तो करेज, सबके पास नहीं होता है। वो देरी से बोलता है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। वैसे ही मास्टर को स्टेज बैठ के बहुत समय हो चुका है। तभी फेंग हाओ की आंखों में लाइटनिंग फ्लिकर होती है। वो अलर्टनेस के साथ बोलता है, लगता है हमारे टेम्पल में कुछ और लोग घुस आए हैं। वो हुआ शायद नोट करता है। इस हॉल में एक शांति फैल गई थी। उधर वेस्ट टेम्पल की दूसरी ओर एक गहरे वेयरहाउस में जियान और यूर अब भी चुपचाप से उस पत्थर के अंदर छुपे होते हैं। जियान धीरे से बोलते, अब क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी सप्लाईज धीरे धीरे उस लॉर्ड लीसोल के पास पहुंचा दी जाए? अगर ऐसा हुआ तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। यूर चारों ओर देख के बोलती है, थोड़ा सा डर तो मुझे भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे छिपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचाता। जियान भी गहरी सांस लेके बोलता है, लगता है मटेरियल्स उस लीसोल के लिए काफी जरूरी है, इन्हें लेने कोई ना कोई जरूर आएगा। बस उम्मीद करता हूँ कि जो भी आए वो बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। यूर भी नोट करके बोलती है, सच कहूँ तो अब हम बस किस्मत पे टिके हुए हैं। लेकिन तभी जियान की आंखों में थोड़ी सी हैरानी दिखाई देती। वो बोलते हैं, अजीब बात है, मेरी बॉडी के अंदर एक हॉट सेंसेशन फैल रही है, लेकिन ऐसी ब्रोकन एंटराइटिस अभी कहीं सेंस नहीं कर पा रहा। इस वेयर हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बहुत सारी कीमती चीजें जगह जगह पे रखी होती हैं। इनके बीच में होती वो सडेन चेयर। इसका रंग लाल था और इसे चारों तरफ से घेरने वाला वो ब्लैक एंशिएंट ऑरा बिल्कुल हटा नहीं होता। जब वो सडेन चेयर को देखता था उसका दिल अनीस फील करता था, जैसे इसमें बेहद खतरनाक चीज छिपी हो। तभी यूर एक दबी हुई आवाज में कहती है, क्या तुम बाहर जाने की सोच रहे हो? जियान के एक्सप्रेशन होते हैं सीरियस। वो बताता है, भले मेरे पास डिस्गाइज हो, लेकिन 7 या फिर 8 साथ दोशियान के सामने मैं कुछ खास कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बैठना भी बेकार है, इसलिए चलो रिस्क लेते हैं। कोई सोच की यूर भी नोट करती है। ये थोड़ी देर की बात है जब 2 फिगर्स धीरे धीरे से इस वेयर हाउस के बीच में निकल आए थे, जहाँ वो लाल रंग की सडेन चेयर रखी होती है। इस वेयर हाउस की सबसे खतरनाक चीज, इस इंस्टेंट में वेस्ट टेम्पल की दूसरी साइड में एक ग्रेट सोल
वनरेबल अपने 1000 डिसाइपल्स के साथ इस टेम्पल में एंट्री मार चुका होता है। उस डार्कनेस से भरे वेयर हाउस में जियान और यूअर धीरे धीरे उस पालकी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। ऐसा लग रहा था इस एडवेंचर के साथ राज खंगालना चाहते हो। खुद दो फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से जियान चारों तरफ कई एक्सक्लूसिव इंक्रिप्शंस को नोटिस करता है जो कि दोनों की सेंसेस को ब्लॉक कर रही थी। बहुत समय बर्बाद करने के बाद जियान पूछता है यूअर क्या तुम्हें कोई क्लू मिला, क्योंकि मैं तो इसकी गुत्थी को सुलझा नहीं पाया हूँ। यूअर से रिला के बोलती अभी तक नहीं, ये चेयर मैंने पहली बार देखी है और मेरे मास्टर ने भी कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। जियान सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं रह गया है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि पावरफुल ऑरा इस वेयर हाउस को अप्रोच कर रहा है। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। यूअर भी इस बात से एग्री करती है। उसके चेहरे पे थोड़ी सी हताशा भी थी। तभी जियान भय से कुड़ के बोलता है थोड़ा पीछे हटो। उसके एक्शंस को देख यूअर चौंक जाती है। वो पूछती है तुम कर क्या रहे हो। ये ली सोल का वेस्ट टेम्पल है। हाउएवर इसी मोमेंट में जियान की बॉडी से वो ग्रे फ्लेम चुपचाप से इरप्ट हुई थी। इस रूम में फैलती हुई एक्सट्रीम हीट जो यूरो के भी एक्सप्रेशन खराब कर देती है। आखिरकार अगर इस पैलेस के लोगों को इसकी भनक लग गई तो फिर जियान और यूरो का बचना नामुमकिन होगा। कुछ ही पलों में पूरा वेयर हाउस एक हल्की सी ग्रे फ्लेम एनर्जी से ढक गया होता है जो इसे अपने डोमेन के अंदर खींच लेती है। यूर आंखें नैरो करके बोलती डोमेन, लेकिन उसके दिल में रिलीफ भी पहुंचा था। आखिरकार जो भी डोमेन के अंदर होगा उसकी फ्लक्चुएशंस बाहर नहीं फैलने वाली। तभी जियान की मैस्टिक आवाज गूंजती है। वो कहते हैं अनडेड फायर। इस डोमेन में सर की आवाजों के साथ वो फ्लेम्स को आराम मचाने लगती हैं। ये बढ़ जाती है सडन चेयर की तरफ, लेकिन जैसे भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसके पास 3 होल फ्लेम्स की ओरिजिन पावर थी, लेकिन तीनों का फ्यूज होना अब भी बाकी होता है। वो जानता था कि अगर उन्हें मर्ज कर पाता तो उस होल फ्लेम की पावर कई गुना खतरनाक होती और यहाँ वो म्यूइंग की फ्लेम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो ग्रे फ्लेम्स किसी वाइल्ड स्पिरिट की तरह क्रैश क्रैश की साउंड के साथ उस सडन चेयर के बैरियर से टकराने लगती हैं। हाउएवर वो ब्लैक ग्लो से रोक लेता है। जर्नी फ्लेम को चाहे कितना भी इंटेंस कर रहा हो, वो एक्सक्लूसिव सडन चेयर बिल्कुल हिलती नहीं है। कुछ गहरी सांसें लेती हुई जियान अपनी फायर को वापस लेता है। वो सडन चेयर को देख के बोलता है इतनी अजीब है, आखिरकार इसमें चीज क्या है जो मेरी अनडेड फायर की बर्निंग पावर को भी आइसोलेट कर पा रही है। वो जानता था कि होली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 17 होना ये रिप्रेजेंट क्या करता है। इस अनडाइंग फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव पावर के सामने टिकने वाली बहुत ही कम चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जियान को कंफ्यूजन में देख के यूअर बोलती है मुझे लगता है इसका कनेक्शन ली सोल के एसेसिव फ्लेम को ऑब्जर्व करने से है, ये काफी अहम किरदार निभाएगा। जियान भी गहराई से सोचता है। वो बोलता है सोलिंग फ्लेम क्रिस्टल्स फ्लेम की पावर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन सडन चेयर उससे ज्यादा प्रीशियस है। आखिर ये चीज क्या है। तभी अचानक से जियान की बॉडी कांपती है। वो कहता है रुको कोई आ रहा है। तुरंत यूअर के हाथ को पकड़ के वो अपने डोमेन को वापस ले लेता है और दोनों फिर से सामान में छिप जाते हैं। जैसे दोनों गायब हुए थे वेयर हाउस के एंट्रेंस से एक डार्क शैडो चुपचाप से अंदर घुस जाती है। वो अपीयर होने वाला फिगर बोलता है अजीब है, यहाँ फ्लेम की वो गंदी स्मेल क्यों है। ये घोस्ट किंगडम का सोल वेनरेबल था। इसका नाम होता है हनमेटियन। इसकी पावर कभी 7 स्टार दोशान की लेट स्टेज पे थी और फ्लेम के प्रति इसके सेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए भले ही जियान ने अपने पूरे ऑरे को वापस ले लिया हो, इसने तभी बचे रह गए फ्लेम्स के ट्रेसेस को डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन लगता है इससे कुछ जरूरी काम थे। वो बोलता है खैर छोड़ो, मुझे अपने टास्क पे ध्यान देना चाहिए। इतने सारे सोलिंग फ्लेम क्रिस्टल्स, लगता है लॉर्ड लीसो सच में फ्लेम को अपनी बॉडी से इंटीग्रेट करने की तरीका ढूंढ चुका है। उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकलती है। तभी उसकी नजरें जाती हैं सडन चेयर की तरफ। वो आंखें नैरो करके बोलता है ये क्या। जब सडन चेयर के पास जाके उसे ध्यान से देखता है, फाइनली उसके एक्सप्रेशन शॉक में बदल गए थे। वो बोलता है टैबू केज। साथ में उसकी आंखें फायरी हॉट भी होने लगती हैं। जियान जो कि मटेरियल्स में छिपा हुआ था वो इस नाम को सुनकर नोट करता है। ऐसा लगता है ये कुछ फैमिलियर था, लेकिन उसके पास पूरी क्लैरिटी नहीं होती। वहीं पे जब यूर ये सुनती है उसकी बॉडी वॉलेंटरी ट्रेम्बल हुई थी और चेहरे पे अपीयर होता डिसबिलीफ। वो कहती है टैबू केज, ये सच में टैबू केज है। जियान पूछता आखिर है क्या। अपनी सांसों को जैसे जैसे स्थिर करते हुए वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलती है टैबू केज ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स की रैंकिंग में नंबर 10 पे आता है। इस टैबू केज के पास वो क्षमता है जैसे किसी पावर को आइसोलेट कर सकता है। जब इसकी सील किसी भी चीज के ऊपर पड़ती है उस चीज में कोई बदलाव नहीं आते, यानी कि उसे बिल्कुल प्योर स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रिजर्व किया जा सकता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि जिंदा लोगों के ऊपर भी काम करती है, मतलब इंसानों के ऊपर भी। यूर शॉक हो चुकी थी। जानवी भौं से घुड़ के बोलते अब समझ में आया, तो लीसो ये करना चाहता है। इसी मोमेंट में उसके आईब्रोज के बीच में से हल्की सी फ्लक्चुएशंस निकलती हैं। साथ में उसकी फ्लेम एम्पर रिंग के अंदर भी ऐसा कोई ट्रेजर मौजूद था जो एक अजीब सी फोर्स को छोड़ने लगा था, जैसे कोई म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन हो। ये बहुत ही मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल था। सुनाई दी थी सोलमेटियन की आवाज जो कहती है टैबू केज। लगता है लॉर्ड ऑफ लीसोल ने इस एसएससी फ्लेम को अब्सॉर्ब करने के लिए इकट्ठा किया होगा, लेकिन वो आखिरी कदम तक नहीं पहुंचा। ही अच्छी बात है कि चैन होवे लॉर्ड ने कुछ पहले से मुझे ऐसी
चीजें दी हैं जो सिर्फ उस लीसोल को टारगेट करती हैं। वो जस्ट मूव करने वाला होता है तभी यहाँ पे एक और पावरफुल प्रेजेंस एंटर करती है, फैलती है स्कारलेट रेड रिपल जिसने इस पूरे वेयर हाउस को ढक लिया था। एक आवाज बोलती तो यहाँ पे कुछ मक्खियां भी घुस आई हैं, लेकिन सुनने के बाद वो हनमेटियन अपने आप को शांत और कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता है। वो एक अजीब सी सुसु वाली आवाज में बोलता है, ये वेस्ट एम्बर सच में अपनी रेपुटेशन का वर्दी है, यहाँ एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। इस जगह पे अपेयर होने वाला और कोई नहीं बल्कि फेंगाओ का क्लोजेस्ट समोनर जिमो था। बेसिकली चाहतो जिमो का डोमेन फैल चुका था, लेकिन तभी वो हनमेटियन अपने आप को काम एंड कंपोज रखता है। वो हंस के बोलता है वेस्ट एम्बल का हेड बॉडीगार्ड जिमो। वो ऑफ कोर्स जिमो को हल्के में नहीं ले सकता था। यहाँ करेक्शन ये है कि जिमो की स्ट्रेंथ है 7 स्टार दोशान की लेट स्टेज की और इस हनमेटियन की थी पीक की, लेकिन इसके लॉर्ड सनहो ने जो ट्रेयर दिया होता है उसके साथ 8 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज तक पहुंच सकता था। यही कारण था कि जिमो के सामने भी एकदम बेखौफ होकर खड़ा होता है, लेकिन लगता है जिमो इन घोस्ट किंगडम के लोगों को पसंद नहीं करता था। वो कोल्ड आवाज में बोलता है, तुम्हारा घोस्ट किंगडम बिना परमिशन के हमारी लिसोर डाइटरी में कहीं घिनौने काम कर रहे हैं। हनमेटियन ध्यान रखना कहीं तुम लोगों को हेवन पनिशमेंट का सामना न करना पड़े। हनमेटियन के चेहरे से वो कोल्ड स्माइल जाती नहीं है। वो बोलते हैं, लॉर्ड जिमो आपको काफी कुछ पता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। खैर बात करने का कोई फायदा नहीं, आओ फाइट करते हैं। हनमेटियन जानता था कि अगर यहाँ पे जिमो को नहीं रोका गया तो उसकी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। इस लॉर्ड लिसोल के मामले में घोस्ट किंगडम काफी पहले से तैयारियां कर चुका था। इसी वजह से खुद सोल पैलेस के लॉर्ड ने हनमेटियन को इस मिशन को लीड करने का ऑर्डर दिया। अगर इनका हुल फ्लेम का ये प्लान खराब हो जाता है तो लॉर्ड लिसोल रिनकार्नेशन रियल में पहुंच जाएगा, जैसे पूरी सिचुएशन ही बदल जाने वाली है। गूंजती मुफट बूम की आवाज उस हनमेटियन की ब्लैक रूप में से एक पावरफुल रिपल रिलीज हुई थी। जैसे उसका ऑरा फैलता है, इस वेयर हाउस के अंदर का स्पेस एकदम चिपचिपा और हवा एकदम गुड़न से भरी हो जाती है। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जिमो बोलता है पॉइजन एटीट्यूड। खैर उसका सरप्राइज होना काफी नॉर्मल भी था। पॉइजन एटीट्यूड बहुत रेयर होता है और क्योंकि उसे पोजेस करने वाला हनमेटियन है जिसकी स्ट्रेंथ सच में हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, उसकी कॉम्बैट एबिलिटी बिल्कुल कमजोर नहीं होने वाली। हनमेटियन बोलता है बिल्कुल सही सोचा, और इसके नाम के तौर पर गो टू हेल। कुछ बैम 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 की साउंड के साथ उसकी बॉडी से वो जहरीली रिपल्स लगातार रिलीज होती हैं। चारों तरफ का एरिया एकदम जहरीला समुद्र जैसा हो जाता है। एक्सप्रेशन यूर जान के भी सीरियस थे। यूर चिंता से भरी आवाज में बोलती है, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? यहाँ पे ऐसे फाइट करके वेस्ट टेम्पल के लोगों को बुलाना चाहते हैं? जन सोलमली अपने सिर को हिला के बोलता है, इस घोस्ट किंगडम को इंसानी दुनिया का सोल पैलेस कंट्रोल कर रहा है। चीजें यहाँ पे इतनी सिंपल नहीं है। यूर पूछती तो हम क्या करें? दोनों 7 स्टार दो इमोर्टल्स थे। जैसे इनके डोमेन फैले थे, हॉल को एक टेरिफाइंग प्रेशर ने ढक लिया होता है। जैन की आंखें फ्लैश होती हैं। वो कहते हैं यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। हनमेटियन पूरी प्लानिंग के साथ आया है, वैसे भी हम यहाँ पे बस ऑब्जर्वर्स नहीं है, कुछ तो हमें भी करना होगा। वो यूर के कान में चुपचाप से कुछ फुसफुसाने लगता है। कुछ समय के बाद यूर धीरे से बोलती है, अगर हम पकड़े गए तो हमें इस बार सच में कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन जियान की आंखों में डिटर्मिनेशन थी। वो रिप्लाई करता है कि रिस्क तो लेना ही होगा। अगर हम लिसोल की रिट्रीट तक नहीं पहुंचे तो फिर मौका कभी नहीं मिलने वाला। यूर कहती है ठीक है। दोनों चुपचाप से अपने कदमों को पीछे लेने लगते हैं। खासकर जियान की डिस्गाइज टेक्निक की हेल्प से ये इस वेयर हाउस के किनारे भी पहुंच गए होते हैं। कुछ ही देर में हनमेटियन और जिमो दोनों ही गायब हो जाते हैं। जहाँ तक बात रही इस फॉरबिडन यानी कि टैबू केज की और इन सॉलिंग फ्लेम क्रिस्टल्स की, ये इन दोनों के हाथ में नहीं बल्कि मेन गार्ड हुआ शाओ के हाथ में लगते हैं। इन्हें लिसोल लॉर्ड की रिट्रीट की तरफ पहुंचा दिया जाता है। इस पर वेस्ट टेम्पल में बहुत अजीब चीजें हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि जिमो कहाँ गायब हुआ, ना कोई खबर ना कोई सुराग। फिर वेस्ट टेम्पल के कई गार्ड्स जो कि पेट्रोल कर रहे होते हैं, अचानक से इनके चेहरे बदलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन टेम्पल्स के बाकी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इस टेम्पल को ढके रखता है एक पावरफुल एनर्जी बैरियर जो हार्श एनवायरनमेंट को अंदर घुसने नहीं देता। वहीं पर टेम्पल के अंदर के स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। चारों तरफ कई गलियां और टर्न्स देखी जा सकती थी। सीन फोकस होता है जियान के ऊपर, जो एक मोड़ तक पहुंचने के बाद बोलता है, इतने सारे रास्ते हैं, हम कैसे डिसाइड करें कि हमें जाना कहाँ पे है? यूर अपनी आंखें घुमाती है। फिर वो एक मैप को निकाल के इस जगह को कंपेयर करने लगती है। जब जियान इस मैप की झलक देखता है तुरंत ही उसके चेहरे पे ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। ये जो मैप था इसमें पूरे वेस्ट टेम्पल की स्ट्रक्चर लेआउट थी, एकदम कंप्लीट डिटेल्स के साथ। वो कहता है, ये मैप मुझे क्यों नहीं दिखाया? यूर काम एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है, ये चीज मुझे टीचर ने यहाँ पे आने से पहले दी थी। जब हम अलग हुए थे तो मेरे पास ये बिल्कुल नहीं था। जन नोट करके बोलता, चलो मैप को छोड़ो, ये बताओ कि आगे कैसे बढ़ना है। यूर इशारा करती है मैप के ऊपर। वो कहती है टेम्पल का ओल्ड लेआउट है, 1000 साल पुराना, लेकिन अब हम अंदर आके जब ध्यान से देख रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि स्ट्रक्चर मोस्टली वैसा ही है। और हमें यहाँ पे वो इस नक्शे के ऊपर एक उंगली रखती है। जब उस हिस्से को देखते हैं उसे दिखाई देता है एक बड़ा स्ट्रक्चर जहाँ कई डेंस मार्किंग्स थी, जहाँ जहाँ काले डॉट्स दिखाई दे रहे थे, वो
या तो ट्रैप्स होते हैं या फिर सर्वेलेंस पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे सबसे स्ट्राइकिंग 3 निशान होते हैं जिनके ऊपर रेड मार्किंग की गई थी। यूर एक साथ 2 मार्क पे उंगली पॉइंट करके बोलती है इस पूरे वेस्ट टेम्पल के अंदर ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पे उस ली सोल के रिट्रीट करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। एक पल के लिए जान की आंखें दोनों रेड डॉट्स के ऊपर ठहर गई होती हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद यूर को समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है। वो जान से पूछती है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं। जान के पास होली फ्लेम की पावर थी और क्योंकि उस ली सोल के पास भी एसेसिव फ्लेम है, इसका मतलब है कि जान उसे ज्यादा अच्छे से सेंस कर पाएगा। जन भॉइस से घूर के बोलता रुको, तुमने कहा था कि सिर्फ 2 लोकेशंस हैं, लेकिन रेड मार्क्स के बीच में ये क्या चीज है। मैप के उस हिस्से को देख के यूर सिर हिला के बोलती मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है जब टीचर ने मुझे मैप दिया था उन्होंने कहा था कि सेंट्रल लोकेशन में कभी मत जाना। जान पूछते ऐसा क्यों। यूर के एक्सप्रेशन बहुत सोलम हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करती क्योंकि यहाँ से जिंदा बच के आने के बहुत कम चांसेस हैं। बेसिकली 10 बार जाओगे 10 बार मर के आओगे। हालांकि जान और भी कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन यूर के चेहरे की सीरियसनेस को देख के वो चुपचाप रहता है। वो कुछ सोच के फैसला करता है चलो हम साउथ में चलते हैं, वैसे भी हम उसके काफी करीब हैं। अगर सच में उस लीसोल की लोकेशन इन दोनों मार्किंग पॉइंट्स पे हो सकती है तो इन्हें से ढूंढने की जल्द से जल्द कोशिश करनी होगी। वैसे भी जान को सेंट्रल लोकेशन जो कि रेड मार्क के बीच में मौजूद थी ये बहुत अजीब और डरावनी लग रही होती है। इस लोकेशन में फोकस करते उसकी होली फ्लेम भी थोड़ी सी वायलेंट होने लगती थी। यूर इशारा करके बोलती है इस वेस्ट टेम्पल की बाहरी दीवारों में रहते हैं नॉर्मल लोग, वहीं पे इनर पैलेस ये पावरफुल और अथॉरिटी वाले फिगर्स के लिए होता है। तो इस नक्शे में जो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं वो बेसिकली उन्हीं एक्सपर्ट्स के घर हैं। अगर हम अभी की बात करें तो हमारी दक्षिण दिशा में ऐसे 3 पावर हाउसेस मौजूद होंगे, वहीं पे सामने की तरफ होंगे 6 और राइट की तरफ 10। जर्मनी मन में कहता है उम्मीद करता हूँ मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी, लेकिन लगता है जियान भी तुम्हारे भाई की तरह था। उसे अक्सर जिस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है वही सबसे पहले उसके सामने आती है। वो पूछता है क्या हुआ रेडी। मैप को वापस रखते हुए यूर नोट करके सामने की तरफ स्लैश करती है। क्रिएट होता है छोटा सा स्पेस। ये कुछ समय की बात की बात है जब यूर और जियान का ग्रुप एक एंशिएंट ग्रुप के सामने से गुजर रहा था। बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज होती हैं जहाँ पे स्पेशल ट्रैवल या फिर फ्लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जाना होता है वहां से पैदल ही। यूर बताती है स्टोन गेट यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं, बट फॉर्चुनेटली यहाँ की गार्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। जियान पूछता है कितने स्ट्रॉन्ग। यूर एक दिशा की तरफ देख के बोलती है ज्यादातर लेट से 7-7 शाइन लेवल के। खैर उन हल्के से और फ्लक्चुएशंस को महसूस करके जियान भी इस चीज को कंफर्म करता है। वो मनी मन में बोलता है भले इनमें से कुछ 7 शाइन से नीचे के भी हो, लेकिन इनके पास कुछ पावरफुल चीजें हैं। एक गहरी सांस लेके फिर से उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आती है। अब पीछे आने का सवाल नहीं उठता था। वो हाथ आगे उठा के बोलता है चलो। इन दोनों ने जस्ट अपना पहला कदम उठाया होता है तब इनके कान में क्लिक की साउंड जाती है। वो स्टोन गेट थोड़ा सा खुलता है। एक डार्कनेस से हो रही सक्शन फोर्स जियान और यूर को अपने अंदर खींच लेती है। फिर हल्की सी ग्रक की साउंड के साथ गेट बंद हो गया था। इनके कान में सबसे पहले एक टीजिंग आवाज जाती है जो कि किसी फीमेल की लग रही थी। वो आवाज कहती ही इतने सालों के बाद फाइनली मेरी और किसी ने रुक किया है, मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अपने सराउंडिंग में डार्कनेस को देख के जियान कहता है हो क्या रहा है और हम यहाँ पे कैसे आ गए। यूर चाहते देख के बोलती लगते है साउथ की फर्स्ट लेयर है, हमें अलर्ट रहना होगा। जियान की हथेली के ऊपर का स्पेस बैंक बस के साउंड सा ट्रेम्बल हुआ था। अब फिर होती पावरफुल खाकी होली फ्लेम जिसकी ग्लो की वजह से चीजें थोड़ी सी क्लियर होने लगी थी। जो दोनों ने सबसे पहले देखा था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये पूरा कमरा ही ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब से भरा हुआ था जिनमें अलग अलग रंगों के थिक लिक्विड्स होते हैं। कहीं सूखी लाशें पड़ी होती तो कहीं क्रिस्टल कॉफिन्स, कहीं तो चीर फाड़ भी हो चुकी होती है। ये पूरा एटमॉस्फेयर बहुत डरावना होता है। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर इनकी मेंटल एंड्योरेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो इस नजारे को देख के वो शायद बेहोश हो जाते हैं। जियान कहते ही सोल एकेडमी का रिसर्च मटेरियल है। अब यूर की एक्सप्रेशन थी बहुत डार्क। वो बोलती है हाँ ये हमारी सोल एकेडमी की रिसर्च में काम आने वाले इक्विपमेंट जैसे लगते हैं, लेकिन हमने एक्चुअल कॉर्प्सेस या फिर बोन्स का कभी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ गड़बड़ है। तभी वो पुरानी वाली कोल्ड आवाज बोलती है लिटिल बेबी और पीछे मुड़ के बोलते हैं कौन है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। यूर कहती है इल्यूजन। ऑफकी साउंड से जियान की होली फ्लेम और भी तेज होती है जिससे पूरा चेम्बर चमकने लगता है। वो बताता है नहीं ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक सोल कल्टीवेटर की प्रेजेंस है। तभी इस कमरे की सीलिंग से एक गुड़िया टिक 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 करते हुए आगे आने लगती है। ये बेसिकली उल्टी चल रही थी। उसकी आंखें टिकी होती हैं जियान के ऊपर जैसे वो कोई बहुत खास तरीके का ट्रेजर हो, लेकिन वो देख नहीं पाता कि यूर के चेहरे पे अभी कैसा शौक था। यूर कांपती आवाज में बोलती मास्टर शोन यू। तभी जियान चिल्लाता केयरफुल। अगले पल वो डॉल जो कि एक पपेट होती है वो बिजली की रफ्तार से यूर की तरफ बढ़ जाती है। इंस्टिंक्टिवली वैंगूम की साउंड के साथ यूर की पूरी सोल पावर रिलीज होती है। इस्तेमाल करी जाती सोल स्किल लिंक्शी जैसे चादर एक गोलाकार की शील्ड बन गई थी। अगले पल इम्पैक्ट होता है। कमरे में गूंजती है बूम की आवाज। यूर की शील्ड हिलती है फिर उसमें कई क्रैक्स बनने लगते हैं। जियान तुरंत यूर के कंधे को पकड़ के बोलता है रिट्रीट, लेकिन तभी पहली वाली आवाज
कहती शावर क्या ये तुम हो? शुरुआत में तो यूर को बस शक हुआ था, लेकिन इस मोमेंट में उसका दिमाग फट गया होता है। उसकी सोल पावर डिसिपेट होने लगती है। जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है यहाँ पर जरूर कुछ गलत है। यूर के चेहरे को देख के वो पपेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कठपुतली, वो अचानक से बीच हवा में रुक गई थी। उसकी आंखें यूर को बहुत ध्यान से देखने लगती है। वहीं पे जियान को पूरी तरह से इग्नोर मारा जाता है। यूर को एक जगह पर जमते हुए देख जियान बोलता है यूर तुम कर क्या रही हो? यूर गुस्से से बोलती है मास्टर शोंग यू है, हमारी सोल एकेडमी की फेमस रिसर्चर। ये बचपन में मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक रिसर्च के दौरान जब टेस्ट आइटम म्यूटेट हो गया तो मास्टर जुआनी न जाने कहाँ पे गायब हो गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मरी नहीं थी, बल्कि यहाँ पे आ गई हैं और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी हलचल होती है। वही विज्ञान अपनी भौहें से कोड़ के बोलता है लगता है लड़की इस पावर हाउस के कंट्रोल में आ चुकी है। वो धीरे से अपने हाथ खींच लेता है, लेकिन यूर की पीठ पे उसकी एक पावर सील रह गई होती है। अगर कुछ भी गलत होता है तो तुरंत ही रिएक्ट कर पाएगा। वो मास्टर जुआनियो की पपेट काफी इमोशनल आवाज निकालने लगती है। वो बोलते यूर आखिरकार मैं तुम्हें देख ही लिया, मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। यूर उस कठपुतली के पास जाती है। वो बोलती है मास्टर ये कैसे पॉसिबल है? आपकी मौत की खबर तो पूरी एकेडमी में फैल चुकी है। सोल एकेडमी के सारे लोग सोल बॉडीज थे। वही भी यूर को ऐसा लगता है कि मास्टर शोनियो ने अपनी फॉर्म किस कठपुतली के अंदर डाल दिया है। वो बस इसी ऑब्सेशन की वजह से जिंदा है। वो पपेट एक्सप्लेन करते शावर तुम जानती नहीं हो, मेरा जब रिसर्च फेल हुआ तो लैब एक्सप्लोड होने की कगार पे था। सब लोग उसमें फंस गए थे, लेकिन मैं किसी तरीके से भाग निकली। उसके बाद वेस्ट टेम्पल के लोग मुझे यहाँ पे ले आए। दोनों बेसिकली एक दूसरे सवाल जवाब करने लगते हैं और ये देख के जन बहुत ही अनईजी फील करता है। वो अपनी गहरी नजरों से चारों तरफ देखता है। वो यहाँ पड़ी सारी डेड बॉडीज और इक्विपमेंट्स को देख के बता पा रहा था कि यहाँ पे होने वाली रिसर्च बिल्कुल सही नहीं है और इस पपेट में भी कुछ गड़बड़ है। वो कहता है मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाउएवर इसी मोमेंट में जुआनियो पपेट की आंखों में एक अजीब सा रेड ग्लो फ्लैश हुआ था। इस कमरे में तेज चीख की आवाज गूंजती है। वो पपेट बोलती अब मर जाओ। टारगेट बनती सीधे यूर की गर्दन। ये देख के यूर का एक्सप्रेशन एकदम कंफ्यूजन से भर जाते हैं। ऑल्दो वो रिएक्ट तो करना चाहती थी, लेकिन काफी समय निकल चुका था। लेकिन इसी इंस्टेंट में यहाँ का स्पेस बहुत तेज से झंझन आता है। एक मजेस्टिक आवाज बोलती यू मिंगटी एंट्रेंस। इस अटैक के चक्कर में यूर भी आती है, जो आ की आवाज के साथ चीखना शुरू कर देती है। वहीं पर जुआनियो पपेट का अटैक फेल हो गया था। वो एक ही फ्लैश में डिसअपीयर होने से पहले बोलती डैम इट, लड़के तूने सब खराब कर दिया और तू भी मर इसके साथ। जान के कान में खर खर की आवाज जाती है। कमरे में बड़े क्रिस्टली कॉफिन्स में हलचल हुई थी। धीरे धीरे इनके अंदर जो डेड बॉडीज होती हैं वो अपनी आंखें खोलती हैं और एक खड़े होने लगे थे। फिर क्रैक बैम 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 की साउंड के साथ चार ब्लैक शैडो क्रिस्टल कॉफिन से बाहर आती हैं। इनकी औरों को सेंस करके जान बोलता है 6 स्टार 2 इमोर्टल्स अर्ली स्टेज और एक मिड स्टेज पे भी है। खासकर जिस तरीके से इंसानी शरीर को प्रोसेस करते हैं, मेरा शक बिल्कुल सही था। ये पांचों कॉर्सेस इंसान की होती हैं, लेकिन अब इनमें कोई अवेयरनेस नहीं थी, बस ये बन के रह गई उतनी किलिंग मशीन्स। ऑफ कोर्स इनकी पावर को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यूर जो कि जैसे जैसे खुद को रिकवर कर पाई थी, वो टेंस आवाज में बोलती है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ जन, तुम आगे बढ़ो। हाउएवर ये सुन की जन कोल्ड आवाज में बोलता है नहीं, तुम उस जुआनियों के ऊपर नजर रखो, इन पांचों को संभाल लूंगा। यूर कहती है अभी बस 3 जगह बची हैं, अगर वो लीसोल ब्रेक थ्रू कर लेता है तो सब खत्म हो जाएगा। रीइंकार्नेशन रियल्म के सामने उसे नीचे के एक्सपर्ट्स एकदम चाय कम पानी होते हैं। जानवी धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि जब चार्ल्स दीफन उस टाइम पे अपनी क्लैन मार्क को एक्टिवेट करते हैं तो उसके खुद के क्लैन मार्क में भी कुछ अजीब हुआ था। अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस पावर को समन करने की कोशिश करता है तो शायद जन को उससे बोलता है 10 टेंपल यामा शाओ क्लैन के सबसे बड़े गार्डियंस हैं। दुनिया जिस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करती है, इनकी पावर डेफिनेटली हल्की नहीं होगी। मेरी आखिरी उम्मीद है। खैर जब जन 1-2 सेकंड में ये सब सोच पाया होता है, उन पांचों पपेट्स की बॉडी में से शुआ शुआ की आवाज के साथ एक अजीब सा घोंसले और निकलता है। ये बिना किसी वार्निंग के उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इनके हाथों में ऐसी पावर थी जिसकी वजह से जियान की हवा भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। वो धाड़ के बोलते हैं ड्रैगन गॉड फर्स्ट ट्रांसमिशन, फिर सीधा थर्ड ट्रांसमिशन, फाइनली इस्तेमाल करी जाती है 2 सोल। तीनों पावर जब साथ में एक्टिवेट होती हैं, बूम 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 की साउंड के साथ मैसिव शॉकवेव्स इस कमरे की टेस्ट ट्यूब्स को तोड़ डालती हैं। वहीं पे जियान का पावर लेवल आसमान को छूने लगा था। उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके यूर मुंह ढक के बोलती लड़का ये इतना स्ट्रॉन्ग है। 5 स्टार मिड स्टेज देखने वाला जियान एक्चुअल में 6 स्टार 2 इमोर्टल्स को सीधी टक्कर दे सकता था, क्योंकि ये कोई खुला मैदान नहीं होता। यहाँ पे कोई फैंसी मूव इस्तेमाल नहीं करी जाती, यूज होते हैं लात और घूंसे जो बैंग 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 की साउंड के साथ उन पपेट्स को पीछे की दीवारों में जाके स्मैश कर देते हैं। जियान धाड़ की बोलता शानियो बाहर आ, मुझे जगह का एंट्रेंस बताओ वरना। उसके चारों तरफ का स्पेस ट्रेम्बल होता है। फर 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 की आवाज के साथ ग्रे फ्लेम्स इस पूरे कमरे को ढकने लगती है। तभी कमरे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था, एक लाइट गेट अपीयर होता है। जियान यूर एक ही नजर में कंफर्म करते हैं और ये सीधे अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर में जुआनियो पपेट बाहर आया था। असल में सच्चाई ये थी कि उसकी सारी पावर पिल से आती थी। इसकी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसी वजह से वो जियान से सीधा भिड़ नहीं सकती थी। वो
ज़ानियो पपेट बोलती 3 होली फ्लेम्स, ये लड़का बहुत डेंजरस है, मुझे इसके बारे में पहले इस लॉर्ड को जल्दी बताना होगा। लेकिन इसी मोमेंट पे यहाँ पे एक और आवाज गूंजती है जो कहती है माफ करना, लेकिन तुम किसी को कुछ नहीं बता पाओगी। अपीयर होता है एक और फिगर, लेकिन जब इसकी सेंस वो ज़ानियो पपेट सेंस करती है उसकी बॉडी शडर होने लगी थी, बोले तो थरथराने लगी थी और ट्रैवलिंग वॉइस में बोलती इट साथ दो इमोर्टल। फिर ये थे उसके आखिरी शब्द, गूंजती है क्रैक बैम की आवाज और ज़ानियो पपेट के पर कच्चे उड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपीयर होने वाला फिगर हेशा लॉन्ग लेंग का था, जो छिपते छिपाते जियान का पीछा कर रहे थे। वो जियान की डायरेक्शन की तरफ देख के बोलते हैं लिटिल ब्राइट, मानना पड़ेगा कि तेरे पास करेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन चलो मैं भी इस बार थोड़ा सा पागल हो जाता हूँ। फिर उनके एक्सप्रेशन हो जाते हैं थोड़े सीरियस। वो कहते हैं लेकिन इस टेम्पल में कुछ ऐसा है जिससे मेरी इंस्टिंक्ट्स भी फियर महसूस कर रही हैं। ये सोचते सोचते उनका फिगर हवा में मिल गया था। लिली वो जियान का फिर से पीछा करने लगे थे। पॉइंट ऑफ व्यू हम जियान की तरफ से ही देखते हैं। जैसे दोनों पहले लेवल को पार करते हैं, इन्हें पीछे से ज़ानियो पपेट की चीख सुनाई देती है, साथ में उसका ऑरा गायब हो गया था। यूर कुछ समय तक चुपचाप रहती है, फिर बोलती है हमारा कोई पीछा कर रहा है। खैर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पीछे लौटना बिल्कुल नामुमकिन था, स्पेशली जब वो ज़ानियो पपेट ने उसके ऊपर हमला किया था। यूर समझ गई थी कि उसकी मास्टर ज़ानियो नहीं है, ये कोई और है। वो फोकस करती है अपने अगले मिशन के ऊपर, रुथा लिसोल को ब्रेक थ्रू करने से रोकना, जैसे सोल अकेडमी के मारे गए एक्सपर्ट्स फाइनली चैन से रिइनकार्नेट हो सके। जनरल की आवाज में बोलता है जो भी हमारा पीछा कर रहा है वो बहुत पावरफुल है, बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो चाहता क्या है। आई होप वो गलत इरादे से नहीं आ रहा। उसे हेशा लॉन्ग लेंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, वो उन सटल फ्लक्चुएशंस को हमेशा सेंस करता है जो उसकी हेल्प किया करती थी। लेकिन हेशा लॉन्ग लेंग करना क्या चाहते हैं जियान के दिमाग में क्लियर नहीं था। वो तो इतना जानता था कि अगर ये व्यक्ति उसका दुश्मन होता तो इट्स दोशन की स्ट्रेंथ जियान को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल काफी होती है। ये थोड़ी देर की बात है, ये दोनों अपने इम्तिहान के दूसरे पड़ाव पे पहुंच गए थे। अगर इस लेवल को क्रॉस कर पाते हैं तो इस टेम्पल के मैप के मुताबिक ये लीसोल की लोकेशन के पास पहुंच जाएंगे। फिर डिपेंड करेगा कि क्या उस जगह पे सच में लीसोल मौजूद है। वन एंड एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। ऐसा होने पर इन्हें तुरंत ही नॉर्थन लोकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जो यहाँ से काफी दूर होने के साथ साथ बीच में कई पावरफुल एक्सपर्ट से प्रोटेक्ट भी करी जा रही थी। गूंजती क्लिक की साउंड इनके सामने एक ब्राइटनेस फैलती है। इनकी एंट्री अगले डोमेन में हो जाती है। यूर चारों तरफ देख के बोलती पता नहीं इस बार क्या फेस करना पड़ेगा। उस इंटेंस ग्लो के बाद दोनों की आंखों को अंधकार ने घेर लिया था। एट द सेम टाइम इन्हें बहुत ठंडी हवाएं महसूस होती हैं जो जियान की रीढ़ की हड्डी में चिल फैला देती हैं। जियान अपने हाथ को क्लेंच करके बोलते ये कुछ अलग है, ऐसा आईसी और मैंने कहीं महसूस नहीं किया। तभी अचानक से अंधेरे में से एक फीमेल आवाज फिर से गूंजती है जो कहती है दोनों बच्चों मेरी बर्फ की दुनिया में तुम्हारा वेलकम है। इसी से चारों तरफ फैली हुई डार्कनेस फटती है और ये दोनों अपीयर होते हैं एक आईसी फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ हर एक पेड़ आईसी ब्लॉक से बना हुआ था, जमीन में सिर्फ आइस और स्नो दिखाई दे रही थी। यूर चारों तरफ देख के बोलती है उसका डोमेन है डोमेन, और उसके पीछे की एंटिटी कम से कम 7 स्टार दोषान की है। असिस्टेंट दोनों के साथ कुछ भी कर सकते थे। जानवी दांती मीस के बोलता चाहे कुछ भी हो हमें हर हाल में आगे बढ़ना ही होगा। पफ सिजल सिजल की साउंड के साथ उसकी बॉडी से वो ग्रे फ्लेम से इरप्ट होती है जो चारों तरफ की स्नो एयर को हॉट करने लगती है। भले इस बर्फ से भरी दुनिया में फ्लेम बहुत सटल यानी कि हल्की से लग रही हो, हाउएवर इसकी प्रेजेंस बहुत ही खतरनाक होती है। इस ऑरे को सेंस करके इस आईसी डोमेन की मास्टर बोलती ओ होली फ्लेम, ये अनडेड फायर है। तुम अर्थ अकेडमी के उस ओल्ड घोस्ट के डिसाइपल हो। जियान की चारों तरफ एक ग्रे आर्मर बन चुका था। वो सामने हाथ कब करके बोलते सीनियर हम दोनों का यहाँ पे घुसने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप हमारे हेडमास्टर को जानती हैं तो प्लीज हमें आगे जाने की इजाजत दीजिए, हम आपके लिए कोई खतरा नहीं है। कुछ समय तक कोई रिप्लाई नहीं आता है, फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। वो आवाज बोलती ही तो लॉर्ड लिसोल ने अनडेड फायर का इस्तेमाल करके नीले सच में टाइम को खरीदा है। बच्चे जब तुम अनडेड फायर के लिए फाइट कर रहे थे उसी समय लिसोल लॉर्ड ने सबसे क्रिटिकल प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो बस एवोल्यूशन बाकी है। लेकिन हाँ अगर तुम सफल हो जाते हो तो चाहे बात हो लाइट डीमन की या फिर लिसोल की, इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। खैर क्योंकि ओल्ड घोस्ट का मेरे ऊपर एहसान है इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाउएवर याद रखना अगला स्टेप बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं वेस्ट टेम्पल के गार्डियन हूँ इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। जियान अपने सर को झुकाता है, फिर वो आईसी डोमेन से अपने आप ही बाहर खींच लिया गया था। सुनाई देती है कि जानी पहचाने से आवाज जो कहती है साउथ मिडिल और नॉर्थ टेम्पल। इन तीनों में से लिसोल का ऑरा फील हो रहा है, लेकिन असली ऑरा शायद साउथ में है। हेशा लॉन्ग खुद से बड़बड़ाते हुए बोलते हैं अब टाइम बहुत कम है, अगर जियान रफ्तार नहीं पकड़ता है तो लगता है मुझे उसे सपोर्ट करना ही होगा। वो इतना कह के किसी और दिशा में चले जाते हैं। जियान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो पाता है कि वो खतरे जो कि उसकी जान ले सकते थे वो मिस्टीरियसली खत्म होते जा रहे हैं। अब इन्हें बस चुपचाप से आगे बढ़ना था। वहीं पे यूर उस आइस डोमेन वाली मिस्टीरियस पावर हाउस के बारे में पूछती है। जियान हंस के बोलता है लगता है ओल्ड घोस्ट के जाने के बाद भी उसकी प्रेजेंस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। हाँ मैं जब अगली बार उस बुड्ढे से मिलूंगा मुझे
मुझे किसी तरीके से इस एहसान को चुकाने का तरीका ढूंढना होगा। दोनों आखिरी ट्रेल पे होते हैं। इन्हें सामने की दीवारों में हल्की सी लाइट चलती हुई दिखाई देती है और साथ में दिखता है ग्रैंड ब्रॉन्ज गेट। इस तांबे के दरवाजे को देख के जैन बोलते हैं बस थोड़ा सा और। लगता है हम रेड साइन की जगह पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यूर को इस जगह की ज्यादा जानकारी थी। वो बताती है एक पॉकेट डोमेन है और बहुत खतरनाक भी। जैन भी सीरियसली नोट करके बोलता है तो फिर चलो उसे फेस करते हैं। उसकी फ्लेम्स बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। फिर वो दोनों हाथों से उस बड़े से ब्रॉन्ज गेट को पुश करता है। क्लैंक की आवाज के साथ गेट खुलाता और फैलता है एक भारी सा ऑरा। जैन ने ऐसे पावरफुल ऑरा को कभी महसूस नहीं किया होता। दोनों ही चकाचौंध हो गए थे कि लीसोर इसी पॉकेट डोमेन में रिट्रीट कर रहा है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि चीजें अक्सर इतनी आसान नहीं होती जितना हमें ऊपर से दिखती हैं, और नेक्स्ट एपिसोड हमें यही एक्सपीरियंस करवाएगा। नेक्स्ट पार्ट का हमको स्पॉइलर नहीं देने वाले, क्योंकि वैसे भी अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो मोस्ट लाइकली आपके समझ में नहीं आएगा। खैर, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं किया जा रहा हो वो ज्वाइन कर सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप को, या फिर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के साथ हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। इसके भी बेसिकली 3 लेवल्स हैं। पहला है बेसिक, वहीं पे दूसरा तीसरा इमोर्टल एम्परर और इमोर्टल गॉड्स लेवल में बिलोंग करता है। अगर आप उन लेवल्स में अपग्रेड कर लेते हो तो आप हमेशा और 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहोगे, और इससे तुम्हारे भाई की भी काफी हेल्प होने वाली है। सो चेकआउट करो ज्वाइन बटन को, जो कि चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। सो दैट्स इट गाइस, मेरी तरफ से अलविदा।